स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टडी करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या एप्लीकेशंस हैं वो हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं साल्ट एनालिसिस। तो जब हम साल्ट एनालिसिस करते हैं उसको क्वालिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है। जैसे आपको सपोज कोई साल्ट दिया है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये कुछ कैटायंस होते हैं जैसे कुछ मेटल आयंस, तो इनकी टेस्टिंग के लिए हम इनका कोई कॉम्प्लेक्स बना देते हैं जिसका कोई पर्टिकुलर क्या होता है, कलर होता है। तो उस कलर से उस मेटल आयन की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। जैसे सपोज आपको निकल को आइडेंटिफाई करना है, निकल 2 पॉजिटिव है, तो उसमें डाइमिथाइल ग्लूकोजाइम अगर ऐड करेंगे तो डाइमिथाइल ग्लूकोजाइम का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहाँ पर, जिसका कलर रेड होता है। उससे निकल 2 पॉजिटिव की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि निकल का हम डाइमिथाइल ग्लूकोजाइम के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रेड प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जिससे निकल पता चलता है कि निकल 2 पॉजिटिव आयन उसमें साल्ट में प्रेजेंट है। और इस तरह से अगर आपके पास कोई कोबाल्ट का साल्ट दिया है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का, तो उसमें आप अमोनियम थायोसाइनेट डालेंगे तो उससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं, तो जिससे कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का पता चलता है। इस तरह से अगर आपको फेरिक आयन की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो उसमें पोटाशियम फेरोसाइनेट डालकर ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्योंकि एक पर्टिकुलर कलर देते हैं, इसलिए हम किसी मेटल आयन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इस तरह से जिंक 2 पॉजिटिव आयन को डिस्टिंग्विश करना हो, टेस्टिंग करनी हो, तो उसमें हम पोटाशियम फेरोसाइनेट डालेंगे तो ब्लूइश वाइट या ऑफ वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। इस तरह से हम मेटल आयंस की आइडेंटिफिकेशन में, इसका मतलब है कि साल्ट एनालिसिस में इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके उनके कलर से उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आगे जो एप्लीकेशंस हैं उसमें आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जो महंगे मेटल होते हैं जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, उनकी एक्सट्रैक्शन करनी हो, उनको उनके मिनरल से, उनके ओर से उनको एक्सट्रैक्ट करना है, तो उनका कैसे कर सकते हैं, उनका साइनाइड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। तो साइनाइड कॉम्प्लेक्स के थ्रू करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कहीं सिल्वर या गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो उसमें उसका कॉम्प्लेक्स ही उसका इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है। तो ये साइनाइड कॉम्प्लेक्स ही इनका बनता है। तो इसीलिए ये एक मतलब इसका ये है कि यूज़फुल रहता है कि एक फाइन डिपोजिशन जो है किसी प्लेट के ऊपर अगर आपको सिल्वर या गोल्ड करना है तो वो एक बहुत ही थिन लेयर जो है उसकी आती है, उसके कॉम्प्लेक्स की। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है यहाँ पे यूज़फुल है। इस तरह से आप आगे पढ़ सकते हैं। हेमोग्लोबिन जो है, जो हमारे बॉडी में ब्लड में होता है, तो वो एक आयरन का कॉम्प्लेक्स है। तो कई बार हेमोग्लोबिन कम होता है किसी में, तो आयरन का कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक टेबलेट की फॉर्म में ले सकते हैं। और इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है आपको लर्न करना है कि हेमोग्लोबिन आयरन का कॉम्प्लेक्स है। इसी तरह से क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल जो प्लांट्स में होता है, वो आपको लर्न कर लेना है कि वो मैग्नीशियम का एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये मल्टीपल चॉइस में अक्सर आता है कि हेमोग्लोबिन किस मेटल का कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोफिल किस मेटल का है, तो आपका आंसर इस केस में मैग्नीशियम होगा। इस तरह से आगे एक और होता है विटामिन B12 जो है कॉम्प्लेक्स किसका होता है, ये भी आपको लर्न करना है कि वो कोबाल्ट का होता है। और उसका यूज़ क्या होता है, टू प्रिवेंट एनीमिया। तो एनीमिया की जो प्रॉब्लम है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होती है। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना था। और आगे एक और पॉइंट है द कॉम्प्लेक्स EDTA जो है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, तो वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में यूज़ होता है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको नोट करने हैं। आगे 1-2 पॉइंट और हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको नोट कर लेने हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, इसको सिस्प्लेटिन बोलते हैं। यहाँ पे सिस्प्लेटिन आगे लिखा है, इसका मतलब होता है कि इसका सिस आइसोमर आपको यूज़ करना है। तो जैसे ये प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो इसमें 2 तो NH3 हैं, तो दोनों NH3 एक ही साइड लगेंगे और दोनों जो Cl हैं वो एक ही साइड लगेंगे। जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो ये सिस आइसोमर होता है, अपोजिट साइड होते तो वो ट्रांस हो जाता। तो इस कंपाउंड का जो सिस आइसोमर है, जिसे सिस्प्लेटिन बोलते हैं, दैट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो आपको याद रखना है कि कैंसर की ट्रीटमेंट में कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज़ होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंड एक सोडियम थायोसल्फेट होता है जिसको हाइपो बोलते हैं, Na2H2O3 है।
ये AGBR को वॉश करना होता है कहीं फोटोग्राफिक फिल्म में, जो पुराने ब्लैक एंड वाइट फिल्म होती थी तो उनको हाइपो से वॉश किया जाता था। तो ये भी एक कम्प्लेक्स फॉर्मेशन के ऊपर ही बेस्ड है। इसी तरह से एक और पॉइंट है, EDTA यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो लेड पॉइजन अगर किसी की बॉडी में चला जाए तो उसको EDTA से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो EDTA उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको ब्रीफ में स्टडी कर लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक है मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं ये आपको समझना है। तो मेटल कार्बोनिल आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का मतलब होता है कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड हो। तो मेटल कार्बन बॉन्ड आपने ऑर्गेनिक में कहाँ देखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका यहाँ पर कोई इसको यूज़ नहीं करना है, फिर भी आपको जस्ट समझाने के लिए है कि जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, जिस तरह जैसे कि आपने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड सुना होगा, तो इसमें जो मिथाइल ग्रुप है उसमें क्या है 3H लगे हैं और Mg है और Br है। तो यहाँ पर मेटल Mg है और कार्बन, तो मेटल कार्बन जो बॉन्ड होता है जिस कंपाउंड में, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कुछ कम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी होती है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO ग्रुप जो है एज ए लिगेंड होता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें CO एज ए लिगेंड हो उनको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं या मेटल कार्बोनिल। तो मेटल कार्बोनिल जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें CO जो है वो लिगेंड है। अगर उसमें CO लिगेंड है और कोई लिगेंड नहीं है तो ऐसे कार्बोनिल को बोलेंगे होमोलेप्टिक कार्बोनिल। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें से मेन एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे निकल टेट्रा कार्बोनिल है, आयरन पेंटा कार्बोनिल है, क्रोमियम ये हेक्सा कार्बोनिल है, वैनेडियम भी हेक्सा कार्बोनिल है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें पॉसिबल होते हैं। और अब हम इनके स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। तो जैसे कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है निकल कार्बोनिल में, तो 4 जो है वो यूजुअली टेट्राहेड्रल होता है या स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है निकल का, ये तो पर्टिकुलरली टेट्राहेड्रल ही होगा। और क्योंकि ये मेटल जो है निकल जो है वो C से जुड़ा हुआ है, CO के C से जुड़ा है, तो इसमें मेटल कार्बन बॉन्ड होता है, तो इसलिए ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये तो कैसा हो गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल। और जो अगला है आयरन पेंटा कार्बोनिल, तो उसमें क्या होगा कि बीच में आयरन होगा और CO ऐसे ये ट्रायंगुलर शेप में होंगे इस टाइप से। तो इस टाइप से ये एक ट्रायंगल बन रहा होगा और एक CO ऊपर होगा और एक CO जो है वो नीचे होगा। तो इस तरह की शेप को आप क्या बोलते हैं, आपने पढ़ रखा है, ये ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल होती है। तो इस तरह से ये इसकी शेप दिमाग में आप रख सकते हैं। और जो हेक्सा वाला होता है जिसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, उसकी शेप तो आपको याद ही होगी कि ऑक्टाहेड्रल ही होती है। जैसे मैं यहाँ पर एक बना के दिखा देता हूँ कि क्रोमियम का, तो इसमें CO जो है 4 CO तो ऐसे होंगे साइड्स में एक स्क्वायर प्लेनर टाइप में, और एक CO जो है ऊपर होगा और एक CO नीचे होगा। तो इस तरह की शेप को आप क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप। तो इस तरह से मेटल कार्बोनिल के कुछ स्ट्रक्चर भी आपको लर्न करने हैं। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़। ये जो मेटल कार्बोनिल है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जस्ट आपको रीड करनी है, हालांकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, फिर भी आप जस्ट यहाँ से रीड कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटल कार्बोनिल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, की ज़्यादातर मेटल कार्बोनिल सॉलिड ही होते हैं, हालांकि निकल और आयरन का तो लिक्विड्स होते हैं। तो ये भी आपको नोट करना है। और सेकंड पॉइंट है कि जो मोनो न्यूक्लियर कार्बोनिल होते हैं जिसमें खाली एक ही मेटल है, वो वोलेटाइल होते हैं, मीन्स कि जल्दी वेपोरेट हो जाते हैं और टॉक्सिक नेचर के होते हैं, हार्मफुल होते हैं, और वो कलरलेस होते हैं या कोई लाइट कलर के भी हो सकते हैं। जो पॉली न्यूक्लियर कार्बन है जिसमें 2 मेटल हों उनका थोड़ा सा डीप कलर रहता है। तो ये कलर के बारे में था। और आगे आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट देयर रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी आपको जरूर नोट कर लेनी है कि वो सेंट्रल मेटल एटम की वजह से भी हो सकती है और CO जो लिगेंड है उसकी वजह से भी होती है। तो ये थी उसकी प्रॉपर्टीज़ मेटल कार्बोनिल की। और आगे आपको यूजेस भी देख लेने हैं कि जो मेटल कार्बोनिल होते हैं ये बहुत सारा इंडस्ट्रीज़ में एज ए इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, जो इंडस्ट्रियल रिएक्शंस होती हैं उसमें कैटलिस्ट का काम करते हैं। और सेकंड पॉइंट है इन सिंथेसिस ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में भी इनका यूज़ रहता है। तो ये यूजेस भी आपको रीड करने हैं। मेटल कार्बोनिल में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है
वो है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, कि इसमें मेटल का और कार्बोनिल ग्रुप की बॉन्डिंग किस टाइप से है ये आपको समझना है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ये करना ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि मेटल कार्बोनिल की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कीजिए, तो यहाँ पे आप इसको समझिए। तो जो मेटल कार्बन बॉन्ड है मेटल कार्बोनिल में, उसमें दोनों तरह के करेक्टर होते हैं, एक सिग्मा एंड पाई करेक्टर। तो सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा और पाई भी बनेगा, तो वो आपको डायग्राम में दिखाया जाएगा। तो आगे लिखा है द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन मेटल एंड कार्बन एटम ऑफ CO टेक प्लेस एज। तो वो किस तरह से होती है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, मीन्स कि 2 टाइप की ओवरलैपिंग होगी, एक से सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एक पाई बनेगा। तो ये जो कार्बोनिल लिगेंड है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, CO जो है जिसके बीच में आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक तो फील्ड ऑर्बिटल है जो आपको डार्क कलर से दिखाई दे रहा है और एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो ये जब CO का आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं तो उसमें बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, इस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये जो है जो डार्क कलर से दिखाई दे रहा है आपको, तो ये पाई 2p एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कैसा है, बॉन्डिंग है, और ये जो है वो फील्ड ऑर्बिटल है। और इसी तरह से ऊपर वाला जो आप ले लीजिए जो एम्प्टी है, ये कैसा है, ये पाई स्टार, इसको एंटी बॉन्डिंग वाला बोलते हैं, पाई स्टार 2p ऑर्बिटल है। ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग आपने +1 में पढ़ा था। तो पाई स्टार जो ये 2p ऑर्बिटल होगा, और ये कैसा है, एंटी बॉन्डिंग है, और ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है। तो खाली का भी यूज़ है और भरे हुए का भी यूज़ है। तो ये कैसे इसमें बॉन्डिंग होगी ये आपको देखना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि जो फील्ड पाई 2p ऑर्बिटल है, ये जो फील्ड पाई 2p ऑर्बिटल है जिसको मैं डार्क ब्लू से इसकी बाउंड्री बना रहा हूँ, ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है, ये क्योंकि ये लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल से ओवरलैप करके ये उसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये सीधी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, तो ये बॉन्ड कौन सा होगा, सिग्मा। तो इसको हम फर्स्ट ओवरलैप बोलते हैं। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट से ऊपर से पढ़ना है कि द फील्ड बॉन्डिंग पाई 2p ऑर्बिटल जो यहाँ पे दिखाया गया था ऑफ CO ओवरलैप विद एन एम्प्टी d ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो ये मेटल का जो ऑर्बिटल हमने लिया था ये एम्प्टी था, फॉर्मिंग ए सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका है यहाँ पर, जिसको हमने ऐसे ब्लू कलर से ये आपको दिखाया है। आगे आपको देखना है कि इसमें सेकंड ओवरलैप कैसे हो सकता है। तो जो कार्बोनिल लिगेंड है इसमें आपको एक पाई स्टार 2p एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है जो नीचे की तरफ भी है। तो ये पाई बॉन्ड बनाने में यूज़ होता है। और आप मेटल का देख सकते हैं कि मेटल के पास एक फील्ड ऑर्बिटल भी है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लिगेंड को देकर पाई बॉन्ड बनाएगा। तो सेकंड ओवरलैप में मेटल जो है वो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऊपर से भी और नीचे से भी, और ये एक साइडवेज ओवरलैपिंग है। तो साइडवेज ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, वो होता है पाई बॉन्ड, जो आपको यहाँ पे रेड कलर से दिखाई दे रहा है। तो ये ऊपर नीचे 2 बॉन्ड नहीं है, एक ही है, इसे पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो इस तरह की ये ओवरलैपिंग इसमें होती है। तो ये आप यहाँ सेकेंड पॉइंट से रीड कर सकते हैं कि जो फील्ड d ऑर्बिटल ऑफ मेटल था, तो ये जो फील्ड ऑर्बिटल था ओवरलैप विद एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2p ऑर्बिटल। तो ये पाई स्टार 2p ऑर्बिटल था एंटी बॉन्डिंग, जो कैसा था, एम्प्टी था, इसके साथ वो ओवरलैप करता है ऑर्बिटल ऑफ CO फॉर्मिंग ए पाई बॉन्ड। तो इसको हमने पाई बॉन्ड बोला है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि CO जो है वो एक ऐसा लिगेंड है, इज कॉल्ड एज एन एक्सेप्टर लिगेंड, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करता है। आपने हमेशा यही सुना है कि मेटल ही इलेक्ट्रॉन लेता है और हमेशा लिगेंड ही अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन यहाँ पे मेटल जो कार्बोनिल लिगेंड है उसने इलेक्ट्रॉन पहले दिए तो थे एक बार ओवरलैप में, लेकिन अगली बार क्योंकि उसने पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन लिए भी हैं। तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड था जो बना हुआ था, ये ब्लू कलर से आपको दिखाया गया था, तो ये एक अच्छा कार्बोनिल एक अच्छा डोनर नहीं है, ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। पाई बॉन्ड के एडिशनल बनने से वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है और उसको एक स्ट्रेंथ मिल गई है। तो इस तरह की ओवरलैपिंग इसमें रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको नोट भी कर लेना है यहाँ पर, द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड इंक्रीजेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ सिग्मा की वजह से या सिग्मा की स्ट्रेंथ पाई की वजह से इंक्रीज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, मीन्स उसको एनर्जी मिलती है और बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है।
तो ये पॉइंट आपको यहाँ आगे नोट भी कर लेना है कि लिगेंड जो सच है CO जो है एक्सेप्ट सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल। तो ये एक ऐसा लिगेंड आपने पहली बार सुना है जो मेटल से कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करता है, मीन्स कि लेता है अपने पाई या पाई स्टार ऑर्बिटल में। तो इसको पाई एक्सेप्टर लिगेंड या पाई एसिड लिगेंड बोलते हैं, क्योंकि जो सारे लिगेंड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं मेटल को। लेकिन आपने यहाँ पहली बार सुना है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है पाई बॉन्ड के थ्रू, तो इसलिए इसको पाई एसिड लिगेंड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहा जाता है। आगे हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं कि IUPAC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेम दिए हैं और आपको इनका फार्मूला लिखना है। यूजुअली पेपर में फार्मूला दिया होता है और आपको नेम लिखना होता है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन NCERT बुक से है तो ये आपको ज़रूर करना है। तो देखना ये है कि आप नेम देखकर फार्मूला लिख सकते हैं या नहीं। तो इसको ट्राई करते हैं। तो जैसे एक पॉइंट है टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट। तो क्या है कि जिंक के साथ आपको क्या किया है, टेट्राहाइड्रोक्सो मीन्स उसके साथ OH कितने हैं, 4 हैं, और ये जिंकेट लिखा है 8 का मतलब ये है कि ये एक नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। तो ये नेगेटिव जो कॉम्प्लेक्स है आपको देखना है कि ये 1 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, ये 3 नेगेटिव है। तो इस हिसाब से ऊपर चार्ज लगाना है कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने पर 2 आ जाए, 2 पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये 4 है OH, तो यहाँ पर अगर मैं 2 नेगेटिव लगाता हूँ तो ये 4 - 2 जो है वो -2 आएगा और ये 2 आएगा, और ये जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फार्मूला जो है ZnOH4 2 नेगेटिव बनना चाहिए। तो आप इसको ट्राई कर लेना है। और सेकंड पॉइंट देखते हैं, हेक्साअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। तो ये थोड़ा स्पेशल है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, आपको इसको ध्यान से समझना है। तो इसमें हेक्साअमीन कोबाल्ट है, मीन्स कि कोबाल्ट के साथ हेक्साअमीन है, मीन्स कि उसके साथ ये 3 लगे हैं, 6 लगे हैं, और ये 3 पॉजिटिव है क्योंकि ये यहाँ पर 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। और सल्फेट जो होता है वो क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है। तो जो इसके साथ लगा है, अब 3 पॉजिटिव के साथ जो है वो 2 नेगेटिव नहीं लग सकता है। तो ये कैसे लगेगा, अगर 3 को 2 से और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तब इसका नेम जो है वो हो पाएगा। तो इसका जो फार्मूला जो है वो कैसे बनेगा वो आप देख लीजिए, CONH3 6, ये इस तरह से 6 है, और ये इसको हमें क्या करना है, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और सल्फेट को क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से ये इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा। इस 3 को 2 से किया है और 2 को -2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरह से ये इसका फार्मूला बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है ये C पॉइंट, पोटाशियम टेट्राक्लोराइडो प्लेडेट है, ये PD होता है ये। तो इसका क्या फार्मूला बनेगा वो देखिए। तो पोटाशियम तो आपको लिख ही देना है, और टेट्राक्लोराइडो प्लेडेट है, तो ये प्लेटिनम के साथ जो है वो टेट्रा क्या है, क्लोराइडो है, तो PDCl4 है। तो ये जो K है यहाँ पर 1K है, 2K है या 3K है, आपको इस हिसाब से लगाना है कि ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो 4 नेगेटिव है तो K2 पॉजिटिव होगा तभी वो 2 बचेगा। तो यहाँ पर आपको K2 लगाना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर तभी 2 आएगा। तो इस तरह से आपको ये समझना है। और नेक्स्ट देखते हैं D में, पोटाशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट। तो इसका क्या बनेगा फार्मूला ये देखिए आप। तो पोटाशियम है ये ऐसे, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट। इसका मतलब है कि क्रोमियम के साथ ऑक्सलेटो ग्रुप क्या होता है, C2O4, और वो 2 नेगेटिव होता है। तो ये ट्राई लिखा हुआ था यहाँ पर ट्राईऑक्सलेटो, तो इसको हमने 3 कर दिया है। तो ये यहाँ पर K कितना करें ताकि वो ऑक्सीडेशन नंबर ये 3 आ जाए, ये 3 लिखा है यहाँ पर। तो क्योंकि ये C2O4 जो है वो 2 नेगेटिव होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर हम 3 लगाते हैं तो 6 में से वो 3 बच जाता है। तो इस तरह से ये K3 हो जाएगा। तो इस टाइप से इसका फार्मूला बनेगा। और अब नेक्स्ट देखते हैं, डायामीन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम। तो ये बड़ा सिंपल सा कंपाउंड है, तो इसका आंसर क्या बनेगा कि प्लेटिनम के साथ क्या है कि क्लोराइडो।
तो इसमें क्या है कि अमीन भी 2 हैं, क्लोराइडो भी 2 हैं। डायमीन लिखा है तो अमीन हम क्या कर देते हैं, डाई कर देते हैं, और Cl भी क्या कर देते हैं, डाई क्लोराइडो है तो 2 कर देते हैं। तो इस तरह से ये एक सिंपल फार्मूला इसका बन जाएगा। आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हेक्साअमीन प्लेटिनम 4 लिखा है ये, तो प्लेटिनम के साथ क्या लगा है, हेक्साअमीन, तो NH3 हम क्या कर देते हैं, SS6 कर देते हैं, और ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है इसका 4 पॉजिटिव है, तो ये हम यहाँ पर 4 पॉजिटिव लगाएंगे क्योंकि NH3 तो न्यूट्रल है, तभी ये ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ पाएगा। तो इस तरह से ये फार्मूला इसका बनेगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं, पोटाशियम टेट्रासाइनोनिकलेट, तो पोटाशियम तो आपको लिखना ही है, और टेट्रासाइनो मीन्स की CN जो है वो कितने हैं, वो 4 हैं, और निकलेट का मतलब है कि यहाँ पर निकल है, और यहाँ पर जो है निकल लगाया है, कि इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है क्योंकि निकलेट है ये। अब आपको देखना है कि यहाँ पे पोटाशियम कितना लिखें, K1 है, 2 है या 3 है, वो कैसे पता चलेगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्योंकि 2 है, और CN जो है उसके आगे 4 है, CN 1 नेगेटिव होता है तो 4 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, तभी इनका डिफरेंस 2 आ पाएगा, तो यहाँ पर K2 लगाना पड़ेगा आपको। इस टाइप से ये फार्मूला बनेगा। और अब देखते हैं नेक्स्ट, ये टेट्रा ब्रोमाइडो क्यूप्रेट है, क्यूप्रेट 8 लगा है तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा, तो कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना है किसका, ब्रोमाइडो का, मीन्स की ब्रोमो लगाना है, और वो टेट्रा लिखा है तो यहाँ पे 4 लगाने पड़ेंगे, और नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है 8 की वजह से, तो यहाँ ऊपर कितना नेगेटिव लिखें, 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, ताकि ये ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ जाए। तो अगर मैं यहाँ 2 नेगेटिव लिखता हूँ तो ये Br4 है, तो 4 और 2 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। इस तरह से ये फार्मूला इसका बनना चाहिए। और आगे ये 2 एग्जाम्पल आपको बड़े ध्यान से देखने हैं। इसमें नाइट्राइटो O और नाइट्राइटो N ये लिगेंड यूज़ किए गए हैं। O का मतलब O के थ्रू लगता है, N का मतलब होता है N के थ्रू लगता है। तो ये एविडेंटेड लिगेंड आपने ज़रूर पढ़े होंगे, उसमें है ये। तो ये पेंटा अमीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट है, मीन्स की कोबाल्ट के साथ पेंटा अमीन है। पेंटा अमीन का मतलब क्या होता है कि NH3 जो है वो 5 टाइम लगा, और नाइट्राइटो O मीन्स कि वो O के थ्रू लगा है, नाइट्राइटो ग्रुप, और कोबाल्ट तो इसमें है ही, और ये कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो यहाँ पर मैं ऊपर, क्योंकि इसमें कोबाल्ट 8 तो है नहीं, इसका मतलब ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स ही होगा, और हम ऊपर कितना पॉजिटिव लगाएं कि आपके पास ये 3 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाए। देखिए ONO 1 नेगेटिव तो है ही, और ये 1 है, और तो यहाँ पे अगर हम 2 पॉजिटिव लगा देते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का 3 पॉजिटिव आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके इसको देख लेंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट जो लास्ट है वो देख लीजिए कि कोबाल्ट के साथ तो क्या है, पेंटा अमीन तो है ही, NH3 5 तो है पहले की तरह, और नाइट्राइटो N है, तो इसका मतलब है कि ये नाइट्राइटो N के थ्रू लगा है, और दोनों वो एक साइड में हैं इस टाइप से। और यहाँ पर क्योंकि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो पहले की तरह अगर हम 2 पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं और NO2 1 नेगेटिव है तो उधर जाके वो पॉजिटिव हो जाता है, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 3 पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरह से के क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है।